तो आज हमारा आई होप कि आप लोग अब मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो। अब जो हम लोगों का सेकंड सेशन है ऑफ एंथ्रोपोलॉजी करंट अफेयर्स। तो कुछ चीज़ें हमने कल डिस्कस करी थी, आज उसी के कंटिन्यूएशन में आगे हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है विद रिस्पेक्ट टू कैनिबलिज्म। ओके, ये है विद रिस्पेक्ट टू कैनिबलिज्म। अब कैनिबलिज्म क्या होता है? कैनिबलिज्म बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना है जो कहता है जब एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स अपनी स्पीशीज वालों को ही कंज्यूम कर दे। ठीक है, वैसे आपने जनरली सुना है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस कि जब कोई ह्यूमन ह्यूमन को कंज्यूम करे तो उसे कैनिबलिज्म बोलते हैं, बट दैट इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म इज एक्चुअली व्हेन अ स्पीशी फीड अपॉन इट्स ओन स्पीशी। एक स्पीशी का जब सेम स्पीशी को खाए तो उसे कैनिबलिज्म कहा जाता है। तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री को ट्रेस करवाता है, अर्ली सोसाइटी को। और हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं, पोलैंड के आसपास एक केव है वहाँ से। तो ये हमें बताता है कि ह्यूमंस कभी किसी दौर में कैनिबलिज्म भी प्रैक्टिस करते थे। ओके, तो बस एक कल्चर का पार्ट है जो हमें मिलता है। तो आप इसमें कैसे इसको नोट डाउन कर सकते हो? पहला तो आपका चैप्टर 1.8 बी या चैप्टर 2 जो आपका पेपर 2 का है, और पेपर 1 का 1.8 बी जिसमें पेलियोलिथिक कल्चर है। तो पेलियोलिथिक कल्चर में अपर पेलियोलिथिक टाइम्स में आप ये चीज़ ऐड कर सकते हो और इसे आप अपने कंक्लूजन्स में भी डाल सकते हो। ठीक है, कैनिबलिज्म ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए इसे। रिसेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम मिज़िका केव इन सदर्न पोलैंड which dates around 18,000 years ago reveals systematic manipulation of human remains including signs of dissection and cannibalism। अब कैसे पता चलता है कैनिबलिज्म का? बेसिकली होता क्या था कि आफ्टर डेथ जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स थे इनको बहुत केयरफुली काट के डाइसेक्ट किया जाता था। जैसे लेट से किसी की लेग है तो लेग में अलग अलग जहाँ पे बोन्स जुड़ी होती हैं वहां से उसको प्रॉपरली काटा जाता था। और उसके बाद अगर किसी टूल की मदद से ऊपर से स्किन निकाली जा रही है तो उसका बोन के ऊपर भी अगर कोई उसका एविडेंस रह जाता है तो वहां से साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि यहाँ पे कैनिबलिज्म देखा गया है। तो इसमें यूनिवर्सिटी का भी रेफरेंस है कि यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंजन द स्टडी सजेस्ट दैट लेट आइस एज हंटर गैदरर ऑफ सेंट्रल यूरोप दे प्रैक्टिस्ड complex mortuary rituals। The evidence also points to ritualistic cannibalism। तो आप इसको अपनी केस स्टडी की तरह यूज कर सकते हो पेलियोलिथिक टाइम पीरियड में। किस एरिया के अराउंड? अपना यूरोप वाले एरिया के अराउंड। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो हमारा अपॉन डेथ जो भी लास्ट राइट्स परफॉर्म किए जाते हैं, जो भी फ्यूनरल प्रैक्टिसेस परफॉर्म की जाती हैं, ये हमें हिंट देती हैं। ये हमें हिंट देती है किस चीज़ का? हमारे बिलीफ सिस्टम का। बिलीफ सिस्टम को ये रिप्रेजेंट करवाती हैं और कहीं ना कहीं क्रूड फॉर्म में हमारे रिलीजन को एसोसिएट करवाती है। तो अभी तक जैसे अगर आप हिस्ट्री करोगे तो हमारे पास जो एविडेंस मिलता है रिलीजन का वो हमें मिलता है निएंडरथल से। क्यों? क्योंकि हमें एविडेंसेस मिले थे निएंडरथल्स के कि जहाँ पे ये अपने डेड वंस को बरी करते थे तो उसके आसपास गोट स्कल्स बरी करते थे। तो एक तरीके की ये जो प्रैक्टिस है जिसमें लास्ट राइट्स किए जा रहे हैं, तो ये हमें हिंट देती है, हमें एविडेंस देती है रिलीजन की शुरुआत का। ये अभी तक बुक्स में यहीं तक था, लेकिन अभी हमें कुछ और ऐसे अवशेष मिले हैं इन द फॉर्म ऑफ सम फोसिल्स लाइक होमो नालेडी, जिससे हम इस चीज़ को डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, जो पुश बैक करती है हमारी फाइंडिंग्स को टू मच बैक।
होमो नलिडी बेसिकली एक स्पीशीज है, एक्सटिंक्ट होमो स्पीशी, जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी बहुत कम है, जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी बहुत कम है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से भी पीछे है। और देखा क्या गया है कि जहाँ पे कुछ केव्स मिली हैं और इन केव्स में जो इनके लास्ट रिमेन्स मिले हैं, उन रिमेन्स में देखा ये गया है कि आसपास जो स्टोन्स इरेक्टेड थे उसके ऊपर कुछ इस तरीके से मार्किंग्स मिली। अब कहा यह जा रहा है कि शायद ये जो मार्किंग्स हैं ये इनके बरियल राइट्स से एसोसिएटेड हैं। अब बरियल राइट से अगर ये चीज एसोसिएटेड है, इसका मतलब है कि क्रूड फॉर्म में रिलीजन एग्जिस्ट कर रहा है, और रिलीजन जो कि खुद में एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, इसके एग्जिस्टेंस के लिए आपका कल्चर होना जरूरी, और कल्चर होने के लिए आपकी कुछ क्रेनियल कैपेसिटी मतलब दिमाग की फॉर्मेशन एडवांस स्टेज में होनी चाहिए। और अभी तक साइंटिस्ट जो कहते थे वो तो यहाँ पर बोलते थे निएंडरथल तक, लेकिन अब अगर ये सच में कल को प्रमाणित हो जाता है विद एविडेंस, तो फिर ये भी एक मिथ होगा जो बस्ट होगा। जैसे हमने कल एक देखा था कि वुमेन्स आर आल्सो गुड हंटर्स, या जैसे स्वंते पाबो ने बोला कि निएंडरथल्स दे आर नॉट अ सेपरेट स्पीशी बट होमो का ही एक पुराना अवशेष है। तो उस तरीके से ये भी डेट को पुश बैक करेगा। तो वैसे ही अभी एक लेटेस्ट फाइंडिंग मिली है जिसमें एक और केस स्टडी ऐड हो जाएगी आपकी फ्रॉम अपर पेलियोलिथिक टाइम्स की, जिसमें आपको कैनिबलिज्म का थोड़ा सा आइडिया लगता है। तो ये न्यूज़ जो है इसको आप केस स्टडी की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, और जब मैं स्क्रीन यहाँ शेयर करता हूँ तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि आप इसको नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक में। ओके, नेक्स्ट ये जो न्यूज़ है ये है वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजिकल यूनियन, इसकी एक कांग्रेस हुई थी, कांग्रेस मतलब एक मीटिंग हुई थी 2024 की, और कुछ हाइलाइट्स हैं इसके। और मेन हाईलाइट इसका ये है कि दोबारा से ये कल्चरल रिलेटिविज्म की तरफ इशारा करती है। अब कल्चर रिलेटिविज्म क्या है ये आप जानते हो, ये एक अप्रोच है जो कि दी गई है अगेंस्ट एथनोसेंट्रिक व्यू पॉइंट। तो एथनोसेंट्रिक अप्रोच रहती है, थोड़ी सी बायस्ड रहती है, हम अपने कल्चर को सेंटर में रखकर बाकी कल्चर्स को जज करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे अर्ली एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे लाइक टाइलर वगैरह, जो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिनको आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, ये लोग जनरली पहले एथनोसेंट्रिक व्यू पॉइंट से ही थ्योरीज देते थे। लेकिन फिर इनका क्रिटिक हुआ, खास करके जब अमेरिकन डिसिप्लिन्स आए और अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट फील्ड में आए, खास करके फ्रांस बोयस, उन्होंने इस टर्म को, इस एस्पेक्ट को एंथ्रोपोलॉजी में इंट्रोड्यूस करवाया। और फिर उनके बाद बहुत से जो नए एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए उन्होंने इसी अप्रोच के साथ फॉलो किया। तो अभी भी जो लेटेस्ट वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजिकल यूनियन कांग्रेस हुई है इन 2024, इसने दोबारा से एम्फसाइज किया है दी रोल टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म। तो कल्चरल रिलेटिविज्म एग्जाम में आता रहता है, हर एक आध साल बाद ये पेपर में आ जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये आए तो आप उसमें एग्जाम्पल या केस स्टडी ज़रूर ये कोट कर सकते हो कि वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजिकल यूनियन जो है, वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजिकल यूनियन कांग्रेस जो 2024 हुई है उसमें भी इस चीज़ को हाईलाइट किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है ये है विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ क्लैन फॉर्मेशन। लास्ट ईयर पेपर में सवाल आया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है एंथ्रोपोलॉजी में। तो जैसे जैसे नई टेक्निक्स आ रही हैं, नए रिसर्च मेथड्स आ रहे हैं, डीप लर्निंग आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, इन सब टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है मॉडलिंग के लिए। अब चाहे वो मॉडलिंग फेशियल रिकंस्ट्रक्शन करना हो, जैसे आपने न्यूज़ अगर फॉलो अप कर रहे हो आप, तो कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि पहली दफ़ा निएंडरथल्स का एक्चुअल फेस रिकंस्ट्रक्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैसे भी जो आप चैप्टर 12 भी देखते हो एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 का अप्लाइड या एप्लीकेशन पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, उसमें भी एक टर्म आती है आपकी फॉरेंसिक्स एंथ्रोपोलॉजी।
तो फॉरेंसिक्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है, ये जो फेशियल रिकंस्ट्रक्शन है ये वहां पर भी आ सकता है। तो वैसे ही टेक्नोलॉजिकली आज हम इतने एडवांस हो चुके हैं, तो बहुत से ऐसे फिनोमिनाज हैं जो अब तक अनप्रूवन थे या अनप्रिडिक्टेड थे, अब हम उनको टेक्नोलॉजी की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही जब आप किनशिप पढ़ते हो तो किनशिप के अंदर बड़ी सारी चीज़ें हैं और उसमें ही क्लैन फॉर्मेशन आता है, तो क्लैन फॉर्मेशन को भी स्टडी किया जाता है, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। ठीक है, तो रिसर्चर्स एट रिकन रिकन एक इंस्टीट्यूट है, developed a simple mathematical model to simulate the formation and evolution of clans within human society. The model considers factors like population size and cultural transmission, demonstrating how complex kinship structure can emerge from basic social interaction. This approach offers new insight into the development of social institution and stratification. तो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें यहां से आपको सीखने को मिल रही हैं। पहला, क्लैन। आप जानते हो किनशिप चैप्टर में आप ये पढ़ते हो, है ना, क्लैन। और इसमें आप डिसेंट पढ़ते हो जब, तो तब आप देखते हो ना लीनिएज, क्लैन, फ्रैट्री, मोइती और ऊपर ट्राइब। तो एक ट्राइब के अंदर दो मोइतीज होती हैं, फ्रैट्री बोला जाता है बिरादरी को, और नीचे आपका क्लैन आ गया, क्लैन को सिप भी कहा जाता है। तो लीनिएज और क्लैन में क्या डिफरेंस रहता है? दोनों ही एंसेस्ट्री ट्रेस करते हैं। लीनिएज में जनरली ये होता है कि आप अपनी एंसेस्ट्री पूरी की पूरी ट्रेस कर सकते हो विदाउट एनी इंटरमिक्सिंग, मतलब बीच में कोई भी गायब नहीं होता, पूरा आप ट्रेस कर सकते हो कि ये ए था, ए का बेटा बी था, बी का बच्चा सी था और सी के आगे डी है। तो डी पूरी एंसेस्ट्री ए से ट्रेस करता है विदाउट एनी मिसिंग लिंक, ये भी है, ये भी है, इसको हम लीनिएज बोलते हैं। और इसके ऊपर जो गोत्र आता है उस लेवल पे हम क्लैन मानते हैं। तो क्लैन भी जनरली एंसेस्टर ही ट्रेस करता है, लेकिन बीच में मिसिंग लिंक्स भी हो सकते हैं। तो बहुत से लिनिएजेस जो हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? एक क्लैन। मल्टीपल लिनिएजेस ये एक साथ आते हैं क्या बनाने के लिए? क्लैन बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा यहां पे पढ़ा आपने एक कंसेप्ट, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रेटिफिकेशन आप पढ़ते हो चैप्टर नंबर 2.2 में, सोसाइटी में। सोसाइटी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ा जाता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स पढ़े जाते हैं। ठीक है, आप वेस्टर्न मॉडल देखते हो जिसमें सोसाइटी को स्ट्रेटिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। आप इंडियन मॉडल देखते हो जिसमें है कास्ट, और आप इनके पीछे की सारी थ्योरीज भी पढ़ते हो। तो स्ट्रेटिफिकेशन में आप बस एक इंपॉर्टेंट ये चीज याद रखो कि स्ट्रेटिफिकेशन का ओरिजिन कहाँ होता है। और एज पर सहलेन, मार्शल सहलेन, इसकी एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सरप्लस। ये लोग बोलते हैं कि नियोलिथिक पीरियड में जब एग्रीकल्चर आया, वो नियोलिथिक को चिल्डे फूड रेवोल्यूशन भी बोलता है या नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी बोलता है। तो यानी कि अब इससे पहले सबसिस्टेंस पे थे, एग्रीकल्चर आने के बाद अब इंसान के खाने के लिए भी है, सेव करने के लिए भी है, स्टोर करने के लिए भी। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया? सरप्लस। तो इस सरप्लस को स्टोर करना पड़ा, फिर स्टोर करने के बाद नई प्रॉब्लम अराइज हुई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वहीं से फिर जन्म लेता है स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये सब चीजें तो आपने एंथ्रो में पढ़ी हैं, लेकिन अब मैथमेटिकल मॉडल इसका बनाया जाता है कंप्यूटर में, जिसमें इसको बड़े सारे इनपुट्स दिए जाते हैं जैसे पॉपुलेशन साइज वगैरह वगैरह, और एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है। तो आप अगर जैसे लास्ट ईयर आपको क्वेश्चन आया था कि लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, बस ऐसे आ गया था लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, तो आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो। या जैसे रिसर्च मेथड से रिलेटेड सवाल आता है और जैसे 10 मार्क्स का आ जाता है रिसर्च मेथड्स और आगे पीछे कुछ भी नहीं आता, तो उसमें आप ये सारी चीजें जो हैं, ये टेक्निक्स हैं, ये डाल सकते हो। या स्ट्रेटिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या डिसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इस न्यूज़ को डालने की, तो आप इसे वहाँ पे कंक्लूजन में या बॉडी का पार्ट बना के इसको डाल सकते हो
कि वाया मैथमेटिकल मॉडल इन्होंने दोबारा से रिक्रिएट किया है। तो हो सकता है ना कि अब जो रिक्रिएट किया और पहले जो साइंटिस्ट एज्यूम करते हैं, इन दोनों में कुछ डिफरेंस हो और हमें नई कुछ चीज़ें सीखने को मिले यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट दिस न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू योर अनदर चैप्टर विच इज मैरिज। और ये आपका मैरिज क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। आप जानते हो कि सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए बड़े सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, जैसे मैरिज है, फैमिली है, किनशिप है, फिर आपका रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, किनशिप है, वगैरह वगैरह। तो इनमें आज की डेट में कैसे ये सारी चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं, ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनफैक्ट मैरिज वाले चैप्टर में कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आती रहती है। कुछ साल पहले एग्जाम में आया कि वेयर डू यू सिचुएट द लिव इन रिलेशनशिप इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। अब उस साल हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया था। तो जैसे ही वो फंडामेंटल राइट घोषित हुआ तो कोर्ट ने ये भी बोला कि अंडर आर्टिकल विच आर्टिकल, आर्टिकल 21। तो फिर हुआ क्या कि यूपीएससी ने पूछ लिया पहले तो प्रीलिम्स में कि जो लिव इन रिलेशनशिप है ये फंडामेंटल राइट है अंडर विच आर्टिकल, और फिर उसी के बाद एंथ्रो में भी इसको पूछ लिया गया कि आप लिव इन रिलेशनशिप को कहाँ सिचुएट करते हो इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो मैरिज से रिलेटेड कुछ भी न्यूज आ रही है, जैसे अभी एक सेम सेक्स मैरिजेस वाली भी आ रही है। सेम सेक्स मैरिजेस में भी क्या था कि कोर्ट में मामला चला गया था और गवर्नमेंट ने वहां पे बोला कि सेम सेक्स मैरिजेस जो हैं ये हमारे कल्चर के अगेंस्ट हैं, तो इनको हमें यहाँ पे इंडिया में लागू नहीं करना है। तो वैसे जनरली देखा क्या गया था कि कोर्ट थोड़ा सा, जुडिशरी जो है थोड़ी सी ओवर रीच करती है और खुद फैसले सुना देती है। लेकिन यहाँ पे जुडिशरी देखा गया कि जुडिशरी ने काफ़ी संयम बरता और जुडिशरी ने खुद कोई वर्डिक्ट नहीं दिया और जुडिशरी ने कहा कि ठीक है, कानून बनाना गवर्नमेंट का परव्यू है तो गवर्नमेंट ही बनाएगी, और इसीलिए सेम सेक्स मैरिजेस जो हैं इनको रिकग्निशन नहीं मिली। तो इस तरीके की जो भी मैरिज रिलेटेड चीज़ें होंगी न्यूज़ में, उनको आपने ध्यान रखना है, उन पे नज़र रखनी है, वो पेपर में आ सकता है। तो जनरली मैरिज वाले चैप्टर से एक आध क्वेश्चन तो पेपर में आता ही है। तो कोई भी न्यूज़ हो, अगर आप इस न्यूज़ को यूटिलाइज कर सकें अपने आंसर में कहीं पे भी इंट्रो, बॉडी या कंक्लूजन में डालने का, तो आपको एक एक्स्ट्रा +1 मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये किसके रिस्पेक्ट में है ये वाली न्यूज़? ये है बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू जेन जी। जेन जी, यही जो नई जनरेशन आज की डेट में, इनका क्या पर्सपेक्टिव है मैरिज को लेके। तो कहा यह जा रहा है कि जेनजी में या लेटेस्ट ये जो नई जनरेशन आ रही है, इसमें डिक्लाइन है ट्रेडिशनल मैरिजेस का, मैरिज रेट कम हो रहा है। ठीक है, और इसको बड़े सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जैसे पैसा महंगा हो गया है, फिर जेंडर रोल्स शिफ्ट कर रहे हैं, फिर डिजायर फॉर इगैलिटेरियन पार्टनरशिप। तो ये 3-4 चीजें हैं जो यहाँ पे लिख रखी है, लास्ट लाइन अगर आप पढ़ेंगे, फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग दीज ट्रेंड्स। तो इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ठीक है, पैसों को लेकर, फिर शिफ्टिंग जेंडर रोल्स। आप जानते हो कि जैसे हमारा पेट्रियार्कल कल्चर था तो उसमें जेंडर रोल्स डिफाइंड थे। तो पेट्रियार्की में तो यही है कि मेल बाहर का काम करेगा और फीमेल घर का काम करेगी। लेकिन अब आप जानते हो कि अब ऐसा तो नहीं है। आप अपनी जनरेशन देख लो या आगे वाली जनरेशन देख लो, दोनों अगर बच्चा बच्ची हैं तो दोनों ही स्कूल में जा रहे हैं, दोनों ही पढ़ाई कर रहे हैं, घर भी आ रहे हैं तो दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जब सब कुछ एक जैसा कर रहे हैं तो नौकरी के बाद, शादी के बाद दोनों यही चीज़ एज्यूम करते हैं कि जेंडर रोल्स भी डिवाइड होंगे, दोनों मिलके करेंगे, लेकिन सोच पेट्रियार्कल है हमारी अभी। तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। इनफैक्ट आप पढ़ते हो, एक आपका टॉपिक है स्टेटस एंड रोल, वहाँ पे हम लिंटन का पढ़ते हैं, लिंटन कैसे इनको डिफाइन करता है। और बाद में कहा यह जाता है कि अगर स्टेटस और रोल ये कन्फ्लिक्ट आए, इसमें जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसमें कन्फ्लिक्ट आए तो फैमिली ब्रेकडाउन्स हो जाती हैं। इनफैक्ट ये एक वन ऑफ द प्राइम रीजन है फॉर डिवोर्स। कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं हमारे जेंडर रोल्स, जैसा हमारे समाज में प्रैक्टिस है और जैसा हम सोचते हैं। तो जेंजी में भी यही है, ये एक प्रोमिनेंट फैक्टर है। और लास्ट है वही डिजायर फॉर इगैलिटेरियन पार्टनरशिप। तो पार्टनर ढंग का मिलता नहीं है तो लोग सोचते हैं कि क्या शादी करनी है, ऐसे ही चलने दो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो आप पेपर में लिख सकते हो। यू कैन ऐड इट इन योर पेपर। नेक्स्ट, सिमिलरली जैसे मैरिज को लेकर बात हुई,
तो फैमिली स्ट्रक्चर को लेकर भी देखते हैं कि जेन जी में क्या है। तो वही है, जैसे अब पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, इकट्ठे रहते थे, तो अब वो ट्रेंड खत्म हो रहा है। तो जनरली जैसे न्यू लोकल फैमिलीज हैं या अकेले रहना, वो थोड़ा सा शुरू हो रहा है, तो उसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसने क्या लिखा है, जेन जी इज रीडिफाइनिंग ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स with many prioritizing personal growth and career over early marriages and child bearing। लेट शादियां कर रहे हैं, लेट शादी करेंगे तो बच्चे भी लेट होंगे। जब सब कुछ ही लेट लेट हो रहा है तो वही हिसाब है कि फैमिली का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जा रहा है। जैसे ड्यू टू चाहे अर्बनाइजेशन हो, आप पढ़ लिख रहे हो तो आपकी डिज़ायर होती है कि नौकरी लगे। हो सकता है कि आपकी नौकरी किसी और अर्बन सेंटर में लगती है, तो आपको अपनी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ सकता है। अब हस्बैंड वाइफ भी अगर दोनों जॉब कर रहे हैं और अगर दोनों अलग अलग सिटीज़ में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप दोनों को जॉब करनी है तो दोनों को अलग अलग जगह रहना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि पर्सनल अचीवमेंट्स के चलते जो हमारा एक ट्रेडिशनल आउटसेट बन रखा है फैमिली स्ट्रक्चर का, वो चेंज हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। दिस शिफ्ट रिफ्लेक्ट्स द ब्रॉडर सोसाइटल चेंजेस इंक्लूडिंग इंक्रीज्ड एजुकेशनल अटेनमेंट अमंग वुमेन एंड चेंजिंग इकोनॉमिक लैंडस्केप्स। These evolving dynamics are reshaping the concept of family and household composition। ठीक है, बहुत आसान सा है, इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये विद रिस्पेक्ट टू किनशिप है, डिसेंट एंड टर्मिनोलॉजी। इसमें क्या है, पढ़ते हैं। मॉडलिंग किनशिप स्ट्रक्चर्स थ्रू कल्चरल ट्रांसमिशन, अ स्टडी पब्लिश्ड ऑन आरजीव introduced a model exploring how kinship structure form based on population size and cultural mutation rates। The research demonstrates that specific social configuration can arise from simple rules governing marriage and descent, offering a quantitative perspective on the development of kinship system। कुछ नहीं है, बस एक रिसर्च पेपर आया है, किस चीज़ से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि जो भी नीचे मैरिज रूल्स होंगे वही डिराइव करेंगे कि आगे डिसेंट कैसा बनेगा, ग्रुप कैसा बनेगा, किनशिप ग्रुप कैसा बनेगा। तो ये तो है ही है। जैसे मान लीजिए कि मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, तो जो मैट्रिलिनियल सोसाइटी होती है तो वहाँ डिसेंट ग्रुप अपने आप मदर साइड ज़्यादा एसोसिएट हो जाता है, और जो पैट्रिलिनियल होगी उसमें फादर साइड ज़्यादा हो जाएगा। जैसे हमारी है पैट्रियार्कल सोसाइटी, जैसे हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो पैट्रियार्कल मतलब कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ मेल। ठीक है, तो इसमें जनरली मेल ओरिएंटेड है, मेल डोमिनेटेड है। अब इससे बड़ी सारी चीजें ड्राइव करती हैं, जैसे डिसेंट, ये भी मेल लाइन में चलता है। इनहेरिटेंस, ये भी मेल लाइन में चलता है। जब ये सब कुछ मेल लाइन में चलेगा तो सीधी सी बात है कि जो किनशिप है ये भी मेल लाइन में चलेगा। इनफैक्ट किनशिप में आप लोग देखते हो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, जो किन टर्म्स होती हैं। तो जैसे पेट्रियार्की है, तो आज ही मैं बता भी रहा था क्लास में, पेट्रियार्की मेल डोमिनेटेड है और फादर साइड ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है देन मदर्स साइड। अब इसी वजह से क्या होता है कि ये सारा रिफ्लेक्ट करता है टर्मिनोलॉजी में। फादर साइड डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी मिलती है हमें इन केस ऑफ मेल्स, और बाकी कहीं पे भी नहीं मिलती। जैसे फादर, ये होगी मदर, ये होगी फादर। फादर के सिबलिंग्स हैं कुछ, फादर के बड़े भाई, बड़े भाई को फादर के हम लोग बोलते हैं ताया, फादर के छोटे भाई इनको हम बोलते हैं चाचा। तो अलग अलग नाम दिए हुए हैं। मदर वाली साइड कुछ नहीं है, जैसे मदर के भाई हैं तो मामा है, चाहे बड़े भाई हो चाहे छोटे भाई हो। मदर की सिस्टर्स हैं तो मासी हैं, चाहे बड़ी हो और छोटी हो। ऐसे ही फादर की भी जो सिस्टर है, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, सारी बुआ। तो बहुत अच्छे से ये एग्जाम्पलीफाई करता है कि जो नीचे रूल्स रहते हैं ना, चाहे मैरिज रूल्स हो चाहे डिसेंट रूल्स हो, वो आगे चल के आपकी किनशिप को ड्राइव करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसको मॉडल किया गया है बस। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिजीनियस इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड टूरिज्म। ठीक है, ये बेसिकली किस चीज से रिलेटेड है कि आप जानते हो आज की डेट में एक नया कंसेप्ट आ रहा है कि हमने ट्राइबल एरियाज में भी टूरिज्म को प्रमोट करवाना है। ठीक है, हमें
ट्राइबल एरियाज में भी टूरिज्म को प्रमोट करवाना है। क्यों? क्योंकि देखा यह जा रहा है कि ट्राइबल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस बड़ी पुअर हैं। तो उसे इम्प्रूव कराने के लिए और सस्टेनेबल वे में अगर चलना है तो दुनिया भर में ये देखा जा रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया, कि ट्राइबल एरियाज में हम ट्राइबल टूरिज्म स्टार्ट करवा रहे हैं। जिससे होगा क्या, ये सस्टेनेबल वे में आप लोग ट्राइबल एरियाज में जा सकते हो, उनके साथ रह सकते हो, उनकी लाइफ जैसे वो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं वो फील कर सकते हो, और इसी बहाने वो लोग भी कुछ आपसे दो चार पैसे कमाकर अपना जीवन जो है वहाँ पर व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा इंडिया में यूपी में ऑलरेडी किया गया था। ठीक है, यूपी में एक ट्राइब है, थारू ट्राइब। ठीक है, थारू कम्युनिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, इनमें ऑलरेडी ये ट्राइबल टूरिज्म शुरू करवाया गया है, जिनमें थारूज के जो विलेज हैं यहाँ पे बैम्बू मेड हट्स हैं। तो कोई भी टूरिस्ट जाकर इनके बीच में रह सकता है, तो ये बैम्बू हट्स में ही उनको रुकवाते हैं, और फिर इन्हीं की जो रेसिपीज होती हैं आप वो एंजॉय कर सकते हो, उनके साथ वहाँ रह सकते हो बिल्कुल नेचर के बीच में, और उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, और उस पेमेंट का कुछ पार्ट जो है वो ट्राइबल्स को मिलेगा। ठीक है, तो एक वे में ये मतलब सस्टेनेबल है और उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो गया। तो ये रेजिलियंट बनाता है इनको, कि इनको हो सकता है ना अपना इकोनॉमिक सिस्टम पुराना वाला छोड़ के कहीं और विस्थापित ना होना पड़े, कहीं और दिहाड़ी मजदूरी करने लेबर बनने ना जाना पड़े, वहीं पे अपने घर में ही इनका जो है थोड़ा बहुत रोजगार चल पड़े। तो इस चीज़ को प्रमोट कराया गया। हम न्यूज़ पढ़ते हैं, ये भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। इंडिजीनियस कम्युनिटीज आर इंक्रीजिंगली लेवरेजिंग टूरिज्म टू बोल्स्टर इकोनॉमिक रेजिलियंस। A report by the World Travel and Tourism Council projects that indigenous tourism could contribute to $67 billion to global economy by 2034. This growth underscores the importance of integrating traditional knowledge with modern economic strategies. तो कोट करना है आपने इस रिपोर्ट को। रिपोर्ट किस चीज़ की है? वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल। तो इसमें आपने दिखाना है कि इंडिजिनियस इकोनॉमी जो है वो ट्राइबल टूरिज्म या इंडिजीनियस टूरिज्म आप उसको बोल सकते हो, इससे कितना पैसा प्रोजेक्ट कर रही है 2034 तक? $67 बिलियन। तो अगेन ये केस स्टडी बन जाएगी। आप सोशो कल्चर में भी लिख सकते हो, बट ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में आप पढ़ते हो ना कि व्हाट आर दी इंटरवेंशंस बीइंग मेड बाय गवर्नमेंट या बाय डिफरेंट बॉडीज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ SC ST वुमेन वगैरह वगैरह, वो सारे। तो वहाँ पर आप ये केस स्टडी जो है इसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट ये है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक न्यूज़, माली की है। लेट्स सी क्या बोल रहे हैं ये। मालीज पॉलिटिकल ट्रांजिशन रेजेस कंसर्न। ठीक है, किस चीज़ को किस चीज़ के कंसर्न है? बेसिकली वहाँ पे जो ट्रेडिशनल उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। तो इंडिजीनियस जहाँ पर भी पुरानी, जैसे आप देखते हो कि बड़ी सारी ट्राइबल एरियाज में कुछ इनके अपनी पंचायत्स होती थी जो विद टाइम चेंज हो रही हैं, तो वो उनका एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था जो टाइम के साथ चेंज हो गया। तो वही एक माली से रिलेटेड भी न्यूज़ आई है, आप इसे भी कोट कर सकते हो। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। इन 2025 Mali's national dialogue recommended appointing junta leader General Assimi Goita as president and dissolving existing political parties. This move has sparked concern about entrenchment of military rule and the erosion of democratic institutions, highlighting the complexities of political organization and legitimacy in transitional societies. बिल्कुल प्रिमिटिव सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है, बट आप जानते हो कि जैसे वहाँ कू वगैरह होता है तो वहाँ पे जो जुंटा गवर्नमेंट यानी कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होती है वो ओवरटेक कर लेती है नॉर्मल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ते हैं उसमें आप पढ़ते हो कि सबसे पहले पुराना क्या था? बैंड था। फिर बैंड के बाद क्या आता है? आगे ट्राइब आता है। ट्राइब के बाद चीफडम आता है। चीफडम के बाद आगे मोनार्की आती है और फिर स्टेट आती है। तो ये स्टेट ही है। तो स्टेट मतलब डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, बट इनको दोबारा से अब क्या किया जा रहा है? इनको चैलेंज किया जा रहा है बाय जुंटा गवर्नमेंट्स, बाय मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, जैसे कू होता है। तो जैसे आपको पता है पाकिस्तान में भी पहले कू होता था, ऐसे अभी हमारे बॉर्डरिंग ये जो नेशन है थोड़े बहुत है, यहाँ पर भी कू हो रहा है, माली वगैरह में, म्यांमार वगैरह में। ठीक है, तो ये भी अगर आप चाहो तो इसको आप ऐड कर सकते हो, बट उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। अगर मौका मिले तभी ऐड करना। नेक्स्ट
दोबारा जेनजी से रिलेटेड ही है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप और रिलीजन के साथ भी। ये देखो सीधी सी बात ये है कि जैसे जैसे अब ये नया कल्चर आ रहा है, नए बच्चे आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को चैलेंज कर रहे हैं। पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं वो चैलेंज हो रही हैं। इनफैक्ट हमारी जनरेशन ही आप लोग देख लो कि हम एंथ्रोपोलॉजी में जो बुक्स में पढ़ते हैं, हम बुक्स में जो जेंडर रोल्स पढ़ रहे हैं, हम बुक्स में जो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं, हम बुक में जो फैमिली स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में तो वो नहीं है ना। याद करो, हर साल पेपर में आपको आता है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ किनशिप, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन सब इंस्टीट्यूशंस पे। तो वो जो चीज़ें आप लिख रहे हो कि उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, तो वो तो आगे आने वाली जनरेशन में तो एक्चुअल दिखेगा ना। तो वही है ये जेंजी, इन्हीं में सब कुछ दिख रहा है। अगर कल को आपको ग्लोबलाइजेशन या फेमिनिज्म या अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन से दोबारा वैसा सवाल आता है, तो वहां आप इन सब चीज़ों को दोबारा कोट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक आइडिया वही है, जैसे हमने पहले मैरिज से रिलेटेड देखा या और फैमिली स्ट्रक्चर से देखा, तो वैसे ही ये बाकी एस्पेक्ट्स में भी आएगा। तो मैं इसलिए आगे बढ़ा हूँ। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, केस स्टडी है चैप्टर 7 से रिलेटेड। तो आप जानते हो कि एंथ्रोपोलॉजी जो है, फ्रांस बोये ने इसको 4 फील्ड्स में डिवाइड किया है ना। कौन कौन से हैं इसके 4 फील्ड्स? सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, फिर उसके बाद फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिर लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, और लास्ट इज योर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी आपके पेपर 1 में चैप्टर 7 में आती है, और चैप्टर 7 में हमेशा 1-2 सवाल पेपर में आएगा ही आएगा। और अब रिसेंट देखा क्या गया है कि इस चैप्टर से सवाल किस तरीके के आ रहे हैं, थोड़े से डायनेमिक आ रहे हैं। तो डायनेमिक नेचर के ये सवाल पेपर में जब आते हैं तो वो पूछता है कि या तो 10 मार्क्स में लिख कर दे देगा लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी या वगैरह, इस तरीके से मतलब ओपन एंडेड छोड़ देता है। तो उसमें अगर आपके पास ज़्यादा केस स्टडीज होंगी तो आप इसको बड़े अच्छे से डाल सकते हो। तो इसको हम पढ़ते हैं अब, तो फिर आप इसको देखो किस तरीके से ऐड कर सकते हो। रिवाइवल ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस in 2025, a growing global movement focuses on revitalizing the endangered languages, recognizing their intrinsic link to cultural identity and heritage. For instance, Juliana Loshiro, a fluent Yakunte speaker in North Kenya, is dedicated to reviving the nearly extinct Yakunte language. ये केस स्टडी बन गई आपकी, ये पूरा नोट कर लो इसको। जुलियाना लुशुंते से लेकर पूरा आगे तक यकुंते लैंग्वेज तक कीनिया की केस स्टडी है। थ्रू कम्युनिटी क्लासेस दैट इंटीग्रेट लैंग्वेज लेसन्स with cultural preservation activities such as planting indigenous trees in a Mukogodo forest. Lushiro emphasizes that preserving the language is synonymous with safeguarding traditional ecological knowledge, vital for protecting the Yaku's homeland. तो याकू एक कम्युनिटी है, वहाँ की जो लैंग्वेजेस हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, और उन्हीं का एक पर्सन है जुलियाना लोशिरो जो पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि इस एक्सटिंक्ट लैंग्वेज को कैसे दोबारा से रिजुविनेट किया जाए। उसमें आप देखो वो पेंटिंग के जरिए कर रहा है, इंडिजीनियस जो पेड़ पौधे हैं उनको ग्रो किया जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस पैदा की जा रही है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो इंडिया में भी एक ऐसी एंटिटी है, पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको चैप्टर 7 में कोई भी सवाल आए आपने ये तो कोट करना ही करना है, पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो इन्होंने भी डॉक्यूमेंट करके बताया हमें कि इंडिया में कैसी कितनी इस तरीके की लैंग्वेजेस हैं जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। तो हमें उनके भी प्रिजर्वेशन के लिए कुछ कुछ करना चाहिए, हमें भी एफर्ट्स बढ़ाने चाहिए। तो ये उसी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा है, आपके काम का यही है बस, पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। जैसे वो अपने देश में काम कर रहा है, ये भारत में काम करता है। नेक्स्ट, ये भी लैंग्वेज से रिलेटेड ही है, लैंग्वेज एंड थॉट एक्सप्लोरिंग लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी बड़ी खतरनाक चीज़ है। कल्चर रिलेटिविटी, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी बड़ी मतलब बढ़िया बातें हैं, और ऑलरेडी इससे रिलेटेड पेपर में सवाल भी आ चुके हैं। सपिर और वोर्फ, सपिर वोर्फ हाइपोथेसिस है जो पेपर में आई थी एक बार, उसको पढ़ना चाहिए। हम ये भी पढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे रिलेट करती है। Recent discussions in linguistic anthropology revisit the concept of linguistic relativity. The idea that the language one speak influences one's thought process. ये कंसेप्ट दिया किसने है? सपिर एंड वोर्फ ने, SAPIR,
फिर हाइफन करके WORF, WHORF। ये क्या बोलते हैं? वही जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे इंडिया है, इंडिया के केस में जैसे हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, हमारी क्या लैंग्वेज है इंडिया की, ये मैं आपको समझाता हूँ लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी का कंसेप्ट, कि किस तरीके से जो लैंग्वेज हम बोलते हैं ये इन्फ्लुएंस करती है हमारे थॉट प्रोसेस को, और कैसे आपकी लैंग्वेज हेल्प कर सकती है आपके कल्चर के बारे में जानने। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? हिंदी। हिंदी में अगर मुझे आपको बोलना है कि आप क्या काम कर रहे हो, तो अगर आप मेल हो तो मैं आपसे बोलूंगा कि तू क्या कर रहा था, और अगर फीमेल है तो मैं बोलूंगा तू क्या कर रही थी। ये हो गया पुल्लिंग, ये हो गया स्त्रीलिंग। यानी कि हिंदी लैंग्वेज में मेल्स के लिए अलग एस्पेक्ट है, फीमेल्स के लिए अलग एस्पेक्ट है। ये जो मात्राएं लग रही हैं तो ये जेंडर के हिसाब से लग रही हैं। यही अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करो तो इंग्लिश में अगर आपको इसको बोलना होगा तू क्या कर रहा था, तू क्या कर रही थी, तो मुझे बताओ जरा इंग्लिश में इसको क्या लिखोगे? इंग्लिश में क्या बोलोगे? व्हाट वर यू डूइंग? अब मुझे बताओ व्हाट वर यू डूइंग से क्या आप पता लगा सकते हो कि ये किसको एड्रेस किया गया है? ये मेल को एड्रेस किया है या फीमेल को एड्रेस किया गया है? इससे क्या आप पता लगा सकते हो कि ये किसको एड्रेस किया गया है, मेल को या फीमेल को? आप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट। इससे आपको क्या समझ आता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जिन कल्चर्स में बोली जाती है वहां पे मेल और फीमेल जनरली इक्वल फुटिंग्स पे हैं, और सिमिलरली जहां हिंदी बोली जाती है मेल के लिए अलग एस्पेक्ट है और फीमेल के लिए अलग एस्पेक्ट है। इसका मतलब है कि आपने पहले ही डिफरेंशिएट करके रखा है, तो आप जानते हो कि यहाँ पे पैट्रियार्की है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो यही कंसेप्ट जो वहां पे भी दिया जाता है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी में भी यही है, द आइडिया दैट लैंग्वेज वन स्पीक इन्फ्लुएंसेस वंस थॉट प्रोसेस। इन 2024 आर्टिकल in the New Yorker delves into this topic, examining how different languages can shape perception of time, space, and color. The article references studies showing that speakers of language with specific spatial terms perceive directions differently than those without such terms. This exploration emphasizes the dynamic interplay between language and cognition, reinforcing the anthropological understanding that language is not merely a communication tool but framework for interpreting the world. तो ये आपका स्टैटिक का भी टॉपिक है, वहाँ पढ़ते हो बड़ी सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनमें टाइम, जैसे इंग्लिश में तो हम टाइम पढ़ते हैं ना आवर्स में, उनमें आवर्स का कंसेप्ट ही नहीं है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन वो क्लासीफाई करते हैं टाइम को। तो ये स्टैटिक सब्जेक्ट है, मतलब स्टैटिक टॉपिक है। बस आपके काम का क्या है कि जब आप इससे रिलेटेड कोई सवाल आए तो आप कोट कर सकते हो कि एक आर्टिकल आया था किस अखबार में, द न्यू यॉर्कर, तो ये कोट करो और उसमें बता सकते हो कि उसमें भी ये चीज़ बताई गई थी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्या न्यूज़ है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन लैंग्वेज प्रिजर्वेशन एंड एआई अलाइनमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे क्या रोल है लैंग्वेज प्रिजर्वेशन को लेकर? ऑलरेडी लास्ट ईयर मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेपर में आ चुका है, तब डायरेक्टली आया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है एंथ्रोपोलॉजी में। कल को और अंदर घुस के वो ये भी पूछ सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बताइए इन लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बताइए इन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो एक स्टेप आगे बढ़कर वो आपको 10 नंबर का, 15 नंबर का, 20 नंबर का सवाल पूछ सकता है। तो आपके पास एटलीस्ट थोड़ा बहुत मसाला होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आए तो आप उसमें कुछ थोड़ी बहुत केस स्टडीज डाल सको। तो कुछ नहीं है, आसान है, इसमें वही किया गया है। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजिकल आर प्लेइंग अ पाइवटल रोल in language preservation and the development of culturally aware artificial intelligence. A 2024 study introduces the concept of cultural
interpretability, proposing a framework that integrates linguistic anthropology with machine learning to enhance the cultural alignment of large language models। तो बस लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए ये कुछ लैंग्वेज मॉडल्स पे प्ले करता है और उनके थ्रू ये कल्चर में जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं या जिनके बारे में हमें अभी पूरी तरीके से पता नहीं है उनको मॉडल करने में हमारी हेल्प करता है। By analyzing how the LLMs, large language models, processes and represents the language, researchers aims to ensure these models respect and reflect the cultural nuances and diverse speech communities। जैसे आप देखते हो चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, वगैरह वगैरह, ये अलग अलग भाषा में बिल्कुल सटीक जवाब देता है। तो यानी कि इसकी जो ट्रेनिंग हुई है, इसका जो लैंग्वेज मॉडल है, उसमें बड़ा लार्ज डेटा सेट्स ऑलरेडी फीड किए गए हैं। तो जितने ज़्यादा डेटा सेट्स हम लैंग्वेज के इस मशीन लर्निंग टूल को देंगे, उतने अच्छे से ही ये वापस आपको रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो वही बताया है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा गैदर करके इंसानों के साथ वार्तालाप भी कर सकती है और उस लैंग्वेज को भी प्रिजर्व करके अच्छे से रख सकती है। तो ये जितने भी नए आपके टूल्स बन रहे हैं, ग्रॉक हो गया, चैट जीपीटी हो गया, वगैरह वगैरह, ये सब इन मॉडल्स पे ही बेस्ड हैं। ये लैंग्वेज को इंटरप्रेट करते हैं और लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसको शॉर्ट में एलएलएम्स भी लिखा जाता है। आगे पढ़ते हैं। एडिशनली एफर्ट्स लाइक द कल्चर एटलस डेटा सेट्स आर बीइंग डेवलप्ड to provide AI systems with a more comprehensive understanding of global cultures. This dataset includes fine-grained cultural profiles, enabling AI to better navigate। ये वही है कि आपको मशीन को ट्रेन करना है। मशीन को ट्रेन करने के लिए आप जितने ज़्यादा डेटा सेट्स दोगे वो उतने एफिशिएंटली आपको रिस्पॉन्ड करेगी। तो वही ये बता रहे हैं कि ज़्यादा लेवल पे कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग अगर आपने बनवानी है उस टूल की, तो उसको ज़्यादा इनपुट्स देने पड़ेंगे। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो पेपर में। नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये किससे रिलेटेड है? इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, नेविगेटिंग द कल्चरल नुआंसेस। ठीक है, दोशीशा यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्च हुई है जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की डायनामिक्स पर बात करती है। पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या बोलती है। Understanding the impact of cultural differences on communication is crucial in our globalized world. A recent linguistic report from Doshisha University examines how cultural backgrounds influence the informal communication dynamics, particularly in lingua franca contexts where English is used as a common language among non-native speakers। कहा यह जा रहा है कि जैसे हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, किसी की फर्स्ट लैंग्वेज तमिल हो सकती है, किसी की पंजाबी हो सकती है, किसी को, मतलब जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो जनरली तो मैं डोगरी बोलता हूँ घर पे, लेकिन चलो हिंदी भी हमें आती है। तो ये भी वही चीज़ बता रहा है कि जैसे नॉन नेटिव्स हैं जो इंग्लिश के, जो बाकी लैंग्वेजेस में बात करते हैं, तो जब उनको कल को कहीं मिलना पड़ता है, आपस में बात करते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जब वो करते हैं, इंग्लिश में जब उनको बात करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं उनके कल्चर की चीज़ें आगे आकर वो रिफ्लेक्ट करती हैं। तो जिसकी वजह से कई बार क्या हो सकता है कि कंटेंशन भी अराइज हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज हो सकती है। तो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। द स्टडी हाईलाइट्स दैट कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज significantly affect the communication styles, potentially leading to misunderstanding if not acknowledged and navigated thoughtfully। जैसे आप दो लोगों को खड़ा करो, एक होगा कोई जापानीज और दूसरा कोई जर्मन, तो जापानीज और जर्मन ये दोनों ही बड़ी रूड लैंग्वेजेस हैं, और जब ये बात करेंगे ना, अगर प्यार से भी बात कर रहे होंगे तो शायद आपको लगे कि ये लड़ रहे हैं। और दूसरी साइड अगर कोई बड़े प्यार से बात, जैसे उर्दू जुबान में बड़े प्यार से बात की जाती है, तो इधर से कोई बड़े प्यार से कर रहा है और कर वो भी प्यार से रहा है, लेकिन उसके बोलने का स्टाइल ही वैसा है, एग्रेशन है उसमें। तो हो सकता है कि जिसको दूसरी लैंग्वेज ना आती हो उसको लगे कि ये तो ऐसे ही मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। तो इस चीज़ को भी स्टडी किया गया है। तो दोशीशा यूनिवर्सिटी की रिसर्च है। वैसे जनरली आपके सिलेबस से कहीं इंटरलिंक नहीं है, लेकिन हाँ अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन आ जाता है लिंग्विस्टिक से तो आप इस चीज़ को वहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन पे ये चीज़ आ सकती है।
उसमें है ना आपका वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह, तो वहां आप इस चीज को हाईलाइट कर सकते हो। ये केस स्टडी, ये यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर आप आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अब हम देखते हैं इसमें और क्या क्या है। ये एक और एआई से रिलेटेड एक चीज है, ये चैटबॉट से बात की गई है, सिंथेटिक इंटरलोकुटर। ये बेसिकली आप जानते हो आज की डेट में ना कुछ नई ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं। जैसे चैटबॉट्स तो हैं आपके पास, जिनको आप, जैसे सीरी है ना, एलेक्सा है, ये चैटबॉट्स हैं जिनसे आप बात कर सकते हो। जैसे चैट जीपीटी है, जैसे ग्रॉक है, आप इसको कोई भी लैंग्वेज में सवाल लिखो, ये तुरंत जवाब दे देता है। अब ऐसे ही कुछ नए ट्रांसलेटर्स आए हैं, कुछ इंटरलोकेटर्स आए हैं जो एआई की मदद से एथनोग्राफिक रिसर्च में भी हमें हेल्प करते हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। ये एथनोग्राफिक रिसर्च बेसिकली चैप्टर 8 से आपको थोड़ा सा रिलेट करती है। तो देखिए, इन 2024 द रिसर्चर्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सिंथेटिक इंटरलोकुटर। और ये क्या है? दे आर द एआई ड्रिवन चैटबॉट्स डिजाइन टू एंगेज विद एथनोग्राफिक डेटा बाय यूटिलाइजिंग retrieval augmented generation RAG. These chatbots can process and interact with ethnographic material such as interviews and observations. This innovation allows anthropologists to revisit and extend fieldwork interactions, offering new avenues for analysis and interpretation. While promising, this approach also raises questions about authenticity and ethical implications of AI mediated ethnographic encounters. ये वैसी टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है कि जैसे आपको पता है, बहुत से लोग आज की डेट में जो अपने यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी चैट जीपीटी से बनवा ले रहे हैं या किसी बोट से बना रहे हैं, एआई बोट से। तो वही ये भी बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि जितना भी हमारा रिसर्च का डेटा होगा वो सारा डेटा हम इन बॉट्स को देंगे। और फिर जैसे क्वेश्चनेयर रहता है या पुराने कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमेशा कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट जब भी किसी ट्राइब में जाते हैं रिसर्च करने के लिए, फील्ड वर्क करने के लिए, तो वहाँ जो लोगों से सवाल जवाब वो करते हैं, तो जो बनी बनाई इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टोर्ड है या हमने कहीं से ली है, तो डायरेक्टली इन चैटबॉट्स को फीड करवा के हम वो क्वेश्चन आंसर, वो ऑब्जर्वेशंस उससे डिराइव कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि थोड़ा सा हमारा मैकेनिकल वर्क थोड़ा कम होगा। तो खुद जाने की जरूरत नहीं है, अगर कोई गया भी है वहां से लेकर आया है तो उसी के बेसिस पे आपको जनरेट करके दे देगा। कि जनरली जैसे मान लो कि कोई गया और वहाँ फील्ड वर्क उसने किया और वहाँ डेटा कलेक्ट किया कि उनमें फैमिली किस टाइप की है, मैरिजेस किस टाइप की हैं, पॉलीगैमस मैरिज है या मोनोगैमस मैरिज है वगैरह वगैरह, और वो सारा डेटा लिख कर लाया और आपको दे दिया। आप उस डेटा से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चैट बॉट में डालकर वो निकलवा सकते हो। तो बस आपको ये रिसर्च में हेल्प करेगा, आपको ये रिसर्च में असिस्ट करेगा। लेकिन वही बात है कि इसका खतरा भी है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एआई उसको कैसे मोल्ड कर रहा है। एआई ट्रेन करना पड़ता है, कई बार ये खुद भी अज्यूम कर लेता है। तो कहीं आज के वर्ल्ड में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, जिसने इसको ट्रेन किया है, जिसने इस मॉडल को बनाया है, कहीं ये उसकी तरह सोचकर पुराने ऐसे किसी सिंपल सोसाइटी के डेटा को एथनोसेंट्रिक व्यू से ना कहीं देख ले। वही चीज इसने यहाँ पर बताई है। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग न्यूज हैं, बट मुझे लगता है कि आज हम ऑलरेडी काफी सारी चीजें कवर कर चुके हैं। आज के लिए ये इनफ है, 11 भी बज गए हैं, तो हम यही कोशिश किया करेंगे कि 10 से 11 के बीच में ही आए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने आज कवर करी, और आई होप कि आप इसको साथ साथ नोट डाउन कर रहे हो। एंथ्रोपोलॉजी दिन ब दिन थोड़ा टफ होता जा रहा है, लेकिन आई अश्योर यू कि अगर आप ढंग से इसको करो, ये केस स्टडीज निकाल के यहाँ से वैल्यू एडिशन आप करते जाओ साथ साथ, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और पेपर में भी इसको अच्छे से इंटरलेट करके लिखो, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर कोई बच्चा कुछ सवाल पूछना चाहता है तो वो अपना सवाल पूछे, तो हम उसको देखते हैं एड्रेस कर पाएंगे कि नहीं। तो जितना होगा हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो नहीं तो फिर हम मिलेंगे फिर अब कल। तो आप में से अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप लोग पूछ लीजिए। तो नाम आपका थोड़ा ठीक होना चाहिए, ठीक है? आप अपने जो सही नाम है वो लिखा करो।
कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन दी क्लास। इसमें कुछ नहीं करना होता, ऊपर लिंक आता है, आपको बस उस लिंक को क्लिक करना है। तो अगर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन कर लेंगे इस क्लास को। तो थ्योरीज में मुझे लग रहा है कि काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम है, तो डोंट वरी, मैं कुछ मटेरियल भी थ्योरीज का शेयर करूंगा, और जैसे ही ये करंट अफेयर थोड़ा हमारा कंक्लूड होता है उसके बाद मैं थ्योरीज भी आपको ज़रूर कोशिश करूंगा कि थोड़ी बहुत ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ठीक है, फिर अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो फिर हम यहाँ पर एंड करेंगे, और ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर।